गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास केस 1 और केस 2 का स्टडी किया था। केस 1 में क्या था कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर था, और केस 2 में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल था। ठीक है। केस 3 इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है। किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक्ट कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा और फर्दर क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम कर रहा हो तब उस समय जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल पर उसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है। ये लॉरेंज फोर्स क्या होगा? इट इज बेसिकली दी नेट फोर्स। नेट फोर्स कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहा है प्लस जो मैग्नेटिक फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है उनका नेट समीशन, नेट वेक्टर समीशन। ठीक है। इसे हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल्स टू QE। ये QE कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। और QV क्रॉस B ये कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस इज द बेसिकली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करो। सबसे पहला क्या क्या चीज हम लोग दिमाग में क्या याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म कर सकता है चार्ज पार्टिकल पर, बट मैग्नेटिक फोर्स कभी चार्ज पार्टिकल पर वर्क परफॉर्म नहीं करता। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण कभी भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के कारण स्पीड में चेंज आ सकता है। तो लेट्स से हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स, वाई और जेड। ये आपका हो गया लेट्स से एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस। और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और मेरे पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड की है। लेट्स से कोई चार्ज पार्टिकल है Q और मास m, इसे हम लोगों ने वेलोसिटी प्रोवाइड की है अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फिर से साइड में देख करके समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा इनिशियली, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा? तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा वो आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? QV क्रॉस B से। ठीक है। तो V का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस। तो ध्यान से देखो, V प्लेन के परपेंडिकुलर, V क्रॉस B यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है। दोनों फोर्स मुझे मिल गया। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। कितने एक्सेलरेशन से? तो एक्सेलरेशन होगा अलोंग x एक्सिस QE by m। ये एक्सेलरेशन किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ, देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता तो मेरा पार्टिकल यहां पर कहीं पर सेंटर बन रहा होता। ठीक है। ये इसका सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता तो इसका ये सर्कुलर पाथ बनता। कितने रेडियस का सर्कुलर बनता? तो R इज इक्वल्स टू mv बाई QB। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग भी,
तो क्या पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर बनेगा या हेलिकल पाथ बनेगा? सोच के देखो, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो एक सर्कुलर पाथ बनता। सर्कुलर पाथ का रेडियस किस एक्सिस की तरफ है? वाई एक्सिस की तरफ है। कितने रेडियस का बात कर रहे हैं हम लोग? mv बाई क्यूबी, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में मूव करवाएगा, यानी कि एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि मेरा पार्टिकल सर्कुलर पाथ परफॉर्म ना करके किस तरह का पाथ परफॉर्म करेगा? हेलिकल। द पाथ विल बी हेलिकल। अब ये किस तरफ बन रहा है? ये जो हेलिक्स बन रहा है ये किस तरफ बन रहा है? तो हमेशा मैंने याद रखने के लिए बोला है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होगा, देखो यहां पर एग्जैक्ट प्लेन में है, तो या तो हेलिक्स एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर बनता या तो हेलिक्स एग्जैक्ट प्लेन के नीचे बनता। तो हेलिक्स कहां बन रहा है बच्चा? एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर, एग्जैक्ट प्लेन के ऊपर। क्लियर है? कितने रेडियस का सर्कल बनता? तो अगर उसको सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना होता सिर्फ, तो कितने रेडियस का सर्कल बनता? mv बाई क्यूबी। और कितने टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता? तो टाइम पीरियड होता 2 पाई m बाई क्यूब। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो बच्चा एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। बोलोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जनरेट कर रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी। ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। यानी कि मेरा जो एक्स एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी जनरेट कर रही होगी या वेलोसिटी एक्वायर कर रहा होगा, वो कितने के बराबर होगा? QE by m into t। दिस इज द वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्वायर कर रहा है। अब देखो ये ध्यान से, वेलोसिटी जो है वो लगातार टाइम के साथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जनरेट कर रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये हेलिक्स किसके चलते बन रहा है? तो एक वेलोसिटी है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पार्टिकल को आगे लेके जा रही है। जस्ट लाइक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्या कर रही है? इंक्रीज करते जा रही है। तो बच्चा जो पिच होगा, ये जो पिच डेवलप कर रहा है, ये जो पिच डेवलप कर रहा है, ये पिच भी क्या कर रहा होगा? लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों? पिच का फॉर्मूला हमें पता है। पिच का फॉर्मूला यहां पर बच्चा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि आगे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनटू व्हाट? टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड चेंज करने वाला है क्या? नहीं। एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लगातार चेंज करते जा रही है, बल्कि इंक्रीज करते जा रही है। तो जो मेरा पिच होगा, वो पिच भी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आई पहली बात यहां पर? कि ध्यान से देखो, मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स लगता है। नेट फोर्स कौन सा बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। इस नेट फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक, कितने के बराबर लगता है? तो QE ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और QV क्रॉस B ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करना चाह रहा था? सर्कुलर। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो एक्स डायरेक्शन में लगातार अपने स्पीड को गेन करते जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जबकि एक्स डायरेक्शन में स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो QE by m into t। रीजन क्या है? एक्स डायरेक्शन में पहले से कोई स्पीड प्रेजेंट नहीं थी। लगातार एक्स डायरेक्शन की स्पीड इंक्रीज करते जा रही है, इसका मतलब मेरे पार्टिकल का पिच जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होता, तो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि तब भी हेलिक्स बन रहा था, लेकिन यूनिफॉर्म पिच का, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या है? ये जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है जो पार्टिकल को आगे ड्राइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इंक्रीज करते जा रही है। तो जो मेरा पिच फॉर्म करेगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक, इसमें भी और हम लोग को सोचना है, लेकिन पहले यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है, उसी के एनालिसिस पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? तो हेलिक्स फॉर्म कर रहा है। कैसे? इंक्रीजिंग पिच का। अब मान लो मुझे पता करना हो पार्टिकल का एक्चुअल कोऑर्डिनेट, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता करना है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। इन चीजों पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, प्रॉपरली इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे इसको एनालाइज करना है। हमें पता करना है पोजीशन और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा।
तो इस तरह के प्रॉब्लम को एनालाइज या फिर एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को दो हाफ में ब्रेक करते हैं। दो हाफ में ब्रेक करने का मतलब, एक तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपने स्पीड को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसा पाथ परफॉर्म करना चाह रहा है, सर्कुलर। हम लोग इन दोनों चीजों को अलग से एकदम एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में पाथ कैसा करना चाहता था, सर्कुलर, किस प्लेन में, तो ध्यान देखो यहां पर बच्चा इसका सेंटर बनना था। कैसे, फिर से एक बार देख लो, V क्रॉस B, पॉजिटिव y डायरेक्शन में उसका कहीं ना कहीं सेंटर बनना था। तो कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर। किस प्लेन में बनाएगा, सर्कुलर किस प्लेन में बनाना चाहता है, तो सर्कुलर बनाना चाहता है वो YZ प्लेन में, ठीक है। ये हो गया माइनस z एक्सिस, YZ प्लेन में सर्कुलर पाथ बनाना चाहता है। तो एनालिसिस पर पूरा ध्यान देना। पार्टिकल क्या कर रहा है, तो पार्टिकल किसी टाइम t पर मान लो कोई थीटा एंगल रोटेट कर, हम लोग हेलिक्स में क्या कर रहे हैं, दो पार्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ को अलग से एनालाइज कर रहे हैं और लीनियर ट्रांसलेशनल को या फिर ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से एनालाइज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस में क्या करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ध्यान से देखो, इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, लेट्स से ये v0 था, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उसकी जो वेलोसिटी एक्वायर कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंस में जो उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर रही है बच्चा, वो किस प्लेन में है, ध्यान से देखो YZ प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वेलोसिटी वो गेन कर रहा है वो किस में है, एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को एक्वायर करता जा रहा है। यानी कि एक्स की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और YZ प्लेन की स्पीड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फोर्स। मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क परफॉर्म नहीं करता, यानी कि YZ प्लेन का जो स्पीड है वो कितने के बराबर होगा, v0 के बराबर ही होगा। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप बात करोगे तो YZ प्लेन का स्पीड कितने के बराबर होगा, v0 के बराबर ही होगा। यानी कि कैन आई राइट, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर मैं y कंपोनेंट ऑफ स्पीड और z कंपोनेंट ऑफ स्पीड का नेट समेशन निकालना चाहूं बच्चा, तो वो कितने के बराबर होगा, v0। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो वेलोसिटी है वो YZ प्लेन में जाने वाली है, और YZ प्लेन का स्पीड जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, v0। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट परफॉर्म वर्क। थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फोर्स वर्क परफॉर्म नहीं करता, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स YZ प्लेन में ही अपनी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। एक्स डायरेक्शन का स्पीड क्या कर रहा है बच्चा, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक्स डायरेक्शन का स्पीड क्या होगा टाइम के साथ, तो ये आपका हो जाएगा QE/m इंटू टी। अभी तुरंत हम लोग जो पहले पेज में देखे थे, QE/m इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। यानी कि एक्स डायरेक्शन का जो स्पीड होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन YZ प्लेन का जो नेट स्पीड होगा वो v0 के बराबर ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर। अब आते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं हम लोग, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बच्चा इस v0 के कंपोनेंट के बारे में सोचते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये बच्चा एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चा, थीटा होगा, थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल अपना हो जाएगा थीटा। यानी कि v0 का एक कंपोनेंट होगा v0 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जाएगा v0 sin थीटा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि y डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो होगी v0 sin थीटा के बराबर,
जेड डायरेक्शन का जो स्पीड होगा वो होगा v नॉट कॉस थीटा के बराबर, और दोनों का नेट समेशन यानी कि स्पीड कितना होगा v नॉट, यानी कि y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है उनका नेट रिजल्टेंट जो स्पीड हमें प्रोवाइड करेगा वो v नॉट होगा। अब बोलेंगे आप फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था, तो फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे सर, ये तो थीटा के टर्म में आया, लेकिन मुझे पता है टाइम के साथ ये थीटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, टाइम के साथ ये थीटा लगातार चेंज कर रहा है। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो थीटा को अगर हम लोग ओमेगा इंटू टी लिखेंगे तो हमें ओमेगा फाइंड करना चाहिए। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाय क्यूबी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आया बच्चा, क्यूबी बाय m। तो थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, क्यूबी बाय m इंटू टी, ठीक है। अगर मैं सबको एक साथ इवैल्यूएट करना चाहूं तो बच्चा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो कितने के बराबर मिल रहा है, ध्यान से देखो। तो x कंपोनेंट कितने के बराबर है, QE बाई m इंटू टी आई क्या, प्लस y कंपोनेंट कितने के बराबर है, v नॉट साइन ओमेगा का वैल्यू QB बाई m इंटू टी, ये हो गया आपका j क्या, प्लस v नॉट कॉस QB बाई m इंटू टी, ये हो गया k। अब ये i j k बदल सकता है, यहां पर मेरा जो मोशन है जो क्वेश्चन मैंने दिया उसके हिसाब से जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आपको दिख रही है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, और नो डाउट ये थीटा के साथ क्या करेगी, चेंज करेगी। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव z में नेगेटिव y में भी जाएगा, तो यहां पर जो टर्म है टाइम वो फैक्टर खुद में इसको रेक्टिफाई करता जाएगा। जितने टाइम पर आप पूछना चाहोगे ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ जाएगा कि पॉजिटिव z एक्सिस में है या नेगेटिव z एक्सिस में है, पॉजिटिव y एक्सिस में है या नेगेटिव y एक्सिस में है। लेकिन ध्यान से देखो x डायरेक्शन का स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव x में ही रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो x डायरेक्शन में स्पीड को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे एनालाइज किए, फिर से एक बार मन में क्लियर करते हैं। हेलिकल पाथ था, नो डाउट, इंक्रीजिंग पिच था, नो डाउट। अब अगर मुझे एनालाइज करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ को अलग से एनालाइज करेंगे, ट्रांसलेशनल पार्ट को अलग से एनालाइज करेंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ को मैंने आपको दिखा दिया, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ z और y प्लेन में करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है वो x एक्सिस के अलोंग ही एक्वायर कर रहा है, नो डाउट इसमें। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट प्रोवाइड या वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता है, तो जो भी कंपोनेंट होने वाला है yz प्लेन में उनका नेट स्पीड किसके बराबर होगा, v नॉट, जो आपने इनिशियली प्रोवाइड किया था। सेकेंड चीज, अगर आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या x एक्सिस, तो मुझे किसी टाइम t पर पार्टिकल को देखना पड़ेगा। तो किसी टाइम t पर मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन दे रहा है, सेंट्रीपिटल, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, अल्फा कुछ नहीं जनरेट होने वाला है। अगर अल्फा जनरेट नहीं होगा तो थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग बच्चा, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, कोई अल्फा नहीं है यानी कि ये टर्म खत्म हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस, ठीक है। तो थीटा को हम लोगों ने लिख दिया ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी। टी इज द नेट टाइम पीरियड जो एक सर्कुलर मोशन में वो कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो बच्चा चुपचाप यहां पर हम लोगों ने टी का वैल्यू पुट किया, यहां पर हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया, यहां से थीटा का वैल्यू मिल गया, यानी कि हमें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। हम लोगों ने वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकाल लिया, वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस निकाल लिया और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस निकाल लिया। पहला ऑप्शन या पहला क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो हम लोग और फर्दर एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसको नोट डाउन करो।
चलिए अब बात करते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की। तो फिर से वही बात एकदम नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, हेलिकल पाथ बनने वाला है इंक्रीजिंग पिच के साथ, सर्कुलर मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे, लीनियर मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्रॉपरली देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या कर रहा है, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस में आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन का जो पोजीशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पोजीशन एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, इट इज क्यू ई बाई एम। पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बच्चा क्या है, 0। तो एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन आने वाला है वो है हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। किसी भी टाइम टी पर एक्स डायरेक्शन में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फोर्स। कैसा मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स के प्रेजेंट में, सर्कुलर। मैग्नेटिक फोर्स किस एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है। कोई सेंटर पॉइंट लेकर के क्या करना है, सर्कुलर पाथ बनाना है। किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल कहां पर होगा, तो मान लो कोई थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा, तो थीटा का वैल्यू है ओमेगा इंटू टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, क्यू बी बाई एम इंटू टी। हमें थीटा का वैल्यू भी पता है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट और साथ में जेड कोऑर्डिनेट। व्हाट विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, व्हाट विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट। ये रेडियस आर है बच्चा और ये भी पूरा रेडियस आर है। वाई कोऑर्डिनेट कहां से निकालना है, तो बच्चा ओरिजिन से निकाला जाता है। ये रहा मेरा ओरिजिन 0,0,0। तो ओरिजिन से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज द पर्टिकुलर वाई कोऑर्डिनेट, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा, इट विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट होगा आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, क्यू बी बाई एम इंटू टी। सिमिलरली व्हाट विल बी दी जेड कोऑर्डिनेट, तो बच्चा यहां पर ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट हो गया। देखो ध्यान से, ओरिजिन से डिस्टेंस लेना, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट इसका, ये अपन का जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो जेड कोऑर्डिनेट कितने के बराबर हो गया यहां पर, इट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो जेड कोऑर्डिनेट हो गया आपका आर साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। अब बोलेंगे सर रेडियस कितने के बराबर है, तो रेडियस बच्चा हमें पहले से पता था, रेडियस कितना है, एम वी बाई क्यू बी, अगर आर का वैल्यू पुट करना चाहते हो तो। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन क्या है, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, जेड कोऑर्डिनेट मिल गया। इसको प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा एक्स कोऑर्डिनेट, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर आई क्या, प्लस आर 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये हो गया जे क्या, प्लस आर साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी, ये हो गया के क्या। अब ये बच्चा बोलोगे सर ये खाली पॉजिटिव जेड में आप क्यों लिखे हैं, ये तो नेगेटिव जेड में भी जाएगा, नेगेटिव वाई में, सॉरी नेगेटिव वाई में भी जाएगा, सॉरी नेगेटिव जेड में भी जाएगा, वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव जेड में भी जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसको कंट्रोल कौन करेगा, टाइम। जैसे जैसे टाइम का वैल्यू चेंज करता जाएगा वो कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से नेगेटिव भी चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को देखो, ये मुझे मिल गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी सेम टॉपिक पर अभी हम लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार इसको मन में एनालाइज करो, क्या करने का है, जब कभी भी मेरे पास हेलिकल पाथ बन रहा है तो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से एनालाइज करेंगे। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन वो पिच को डिफाइन करता है, और सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क परफॉर्म नहीं करता। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करता है, उसका स्पीड इंक्रीज करा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कोई स्पीड में चेंज नहीं लाएगा। यानी कि सर्कुलर पाथ
अगर वाईजेड प्लेन में बन रहा है और वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण है तो उसके स्पीड में मैग्नेटिक फोर्स कोई चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। यानी कि नेट स्पीड जो वाईजेड कंपोनेंट का नेट रिजल्टेंट होगा वो हमेशा v नॉट के बराबर ही होगा, याद रखना इसको। कॉपी डाउन करो, क्वेश्चन पे हम लोग आगे आते हैं। यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास m है। जनरली क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज लिखा जाता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज बाय मास का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन में कहेगा कि मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज बीटा है, तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज बाय मास के रेशियो का वैल्यू दिया होगा। तो मान लो चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास m है, ओरिजिन पर है इनिशियली, t बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। वेलोसिटी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और दिख रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल। किस तरह का पिच होगा, यूनिफॉर्म नेचर का पिच होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल बताना है, t बराबर पाई m बाई बी नॉट क्यू, ठीक है। इस टाइम पर आपको कोऑर्डिनेट बताना है पार्टिकल का क्या होगा इस पर्टिकुलर टाइम पर। अब ध्यान से देखो, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम को देखेंगे, लेकिन फिर भी पाथ हेलिकल बन रहा होगा। तो पहले इस फिगर को एनालाइज करते हैं। फिगर कैसा है, फिगर कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है x एक्सिस की तरफ, ये v नॉट, और एक कंपोनेंट है y एक्सिस की तरफ, यहां पर भी v नॉट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका x एक्सिस की तरफ। अब ध्यान से देखो, ये जो y एक्सिस का कंपोनेंट है इसको हम लोग कहेंगे v परपेंडिकुलर, दिस इज v परपेंडिकुलर, और ये जो कंपोनेंट है ये है आपका v पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट किसके लिए रिस्पांसिबल है, आगे ले जाने के लिए, यानी कि पिच के लिए रिस्पांसिबल है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पांसिबल है। तो ध्यान से देखो, सर्कुलर पाथ किस प्लेन में बन रहा होगा या किधर बन रहा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सर्कुलर पाथ के लिए सबसे पहले क्या पता करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन को पता करेंगे, क्योंकि जिधर फोर्स होगा वहीं पर हमारा सेंटर बन रहा होगा। तो ये v है, v क्रॉस b बोर्ड के पीछे, देखो ध्यान से, v क्रॉस b बोर्ड के पीछे, यानी कि मेरा जो रेडियस बन रहा है वो माइनस z एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने तुरंत क्या बोला, आपको इसको ब्रेक कर लेना चाहिए, लीनियर और सर्कुलर दो अलग अलग हिस्सों में। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि मेरा सर्कल किधर बन रहा है। तो सर्कल बन रहा है बच्चा, ये आपका आ गया माइनस z प्लेन, ये आपका आ गया है y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। जो सर्कल बनेगा फोर्स किधर लग रहा है, माइनस z एक्सिस पर लग रहा है, यानी कि जो मेरा सर्कुलर पाथ बनने वाला है वो कुछ ये है। और ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी किस एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ है। कितनी है, v नॉट, या फिर इसको v पैरेलल बोल दो। ये पार्टिकल को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या आपको लग रहा है कोई एक्सेलरेशन है x एक्सिस की तरफ, नहीं। जो फोर्स लग रहा है वो किस प्लेन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है yz प्लेन में। किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो ये v नॉट को कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो किसी भी टाइम t में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो किसी भी टाइम t पे जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो लिखेंगे v नॉट इंटू टी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा x कोऑर्डिनेट में, v नॉट इंटू टी, यानी कि x कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस कवर करेगा v नॉट। टाइम का वैल्यू क्या है बच्चा, पाई m बाई क्यू बी, दिस इज द टाइम। यहीं से आपको पिच भी निकाल सकते हो। पिच कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट में जितना डिस्टेंस कवर करे एक टोटल रेवोल्यूशन में या फिर एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम लगता है 2 पाई m बाई क्यू बी। अगर मैं स्मॉल t के बदले ये वैल्यू प्लेस कर दूं, स्मॉल t के बदले ये वैल्यू प्लेस कर दूं, तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, पिच का। ये मुझे पिच का वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे यहां पर आता है पार्टिकल बच्चा कहां से स्टार्ट किया था, पार्टिकल y कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया था, v नॉट से। x डायरेक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। y डायरेक्शन को चेक करो, पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट में क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। मान लो यहां पर उसकी वेलोसिटी आ गई v नॉट, फिर से कहीं पर भी चेक करोगे तो वेलोसिटी v नॉट ही होगा। कौन से प्लेन में, yz प्लेन में। yz प्लेन में जो वेलोसिटी सिस्टम एक्वायर कर रहा है अलग अलग टाइम पर, उसका नेट रिजल्टेंट स्पीड v नॉट ही रहने वाला है।
तो किसी भी टाइम टी पर मान लो थीटा एंगल पर मेरा पार्टिकल है, थीटा एंगल पर मेरा पार्टिकल है, तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चा, इट इज ओमेगा इंटू टी, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम इंटू टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है बच्चा, तो कोऑर्डिनेट होने वाला है y, माइनस y, माइनस, ठीक है। तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा, तो ध्यान से देखो, हमें ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, एंड सॉरी ये आपका है z कोऑर्डिनेट और ये आपका है y कोऑर्डिनेट, यानी कि मुझे z और इस y का वैल्यू चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस से मदद लेंगे, ये डिस्टेंस है r और ये पूरा डिस्टेंस है r, तो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, r cos थीटा r sin थीटा, y कोऑर्डिनेट इज r sin थीटा, एंड z कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, माइनस z है यहाँ पर, तो z कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा, माइनस r 1 माइनस cos थीटा, यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि हमें पता है z कोऑर्डिनेट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला है, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो z कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, माइनस r 1 माइनस cos थीटा, r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, v नॉट पाई m बाई क्यू बी आई क्या, इन दोनों के वैल्यूज को भी प्रॉपर्ली देख लेते हैं, कितना होगा बच्चा, तो ये आपका होने वाला है mv बाई क्यू बी, दिस इज द रेडियस का वैल्यू इनटू साइन, व्हाट इज द थीटा का वैल्यू, क्यू बी बाई एम, और t कितना है बच्चा, t है आपका पाई m बाई क्यू बी, ठीक, तो m से m कैंसिल आउट कर गया, QB से QB कैंसिल आउट कर गया, क्या आ गया, साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू मतलब 0, y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, क्या पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल, y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब पार्टिकल यहां पर होगा। दूसरा z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस r 1 माइनस कॉस ओमेगा का वैल्यू QB बाई m और t का वैल्यू पाई m बाई QB, ठीक है, m से m QB से QB कैंसिल आउट कर गया, यानी कि आपका जो वैल्यू आया वो आ गया z कोऑर्डिनेट का माइनस r 1 माइनस cos पाई का वैल्यू बच्चा -1, यानी कि आपका आ गया -2r, यानी कि -2 mv बाई QB, r का वैल्यू मैंने प्लेस कर दिया। तो व्हाट इज द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पर व्हाट इज द पोजीशन, z कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बच्चा 0 और z कोऑर्डिनेट कितने के बराबर है, 2mv बाई QB इंटू व्हाट, k क्या, ये आपका z कोऑर्डिनेट हो गया, समझे हो इस बात को, नो डाउट यहां पर दिख रहा है कि जब ये रेडियस, जब पार्टिकल यहां पर होगा तो z कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2r के बराबर 2mv बाई QB, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पार्टिकल के आगे के डायरेक्शन में, ये जो हेलिकल पाथ परफॉर्म कर रहा है, ये जो हेलिकल पाथ परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलर पाथ को अलग से सॉल्व किया, लीनियर पार्ट को अलग से सॉल्व किया, तो ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से ये डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट और बाकी जो yz कोऑर्डिनेट है वो हमारे सर्कुलर मोशन से निकल के आएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। अगर डाउट होगा छोटी छोटी चीजों पे तो हम लोग क्लास में, लाइव क्लास में इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन करो। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एकदम आराम से पहले बैठ करके सोचो कि कर क्या रहे हैं, प्रॉपर है, बहुत आसान चीज है, सिर्फ एनालाइज करो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, किस एक्सिस में, पर्टिकुलर वाई एक्सिस में। फिर से मन मेरे को क्या बन रहा होगा, सर्कुलर नहीं, हेलिकल पाथ, किस तरह का पिच, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म पिच, किस तरह का पिच, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, यहाँ पर मेरा जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा होगा, यानी कि पिच बनेगा इंक्रीजिंग नेचर का। अब जो मेरा हेलिकल पाथ बनेगा वो किस प्लेन में बनेगा, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिस प्लेन में होगा उसके आइदर साइड बनता है, यानी कि या तो वो z एक्सिस पे तरफ बनेगा हेलिकल पाथ ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग, या तो माइनस z एक्सिस की तरफ बनेगा। यहां से चेक करते हैं किस डायरेक्शन में बनेगा बच्चा, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन फोर्स का, ये डायरेक्शन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन फोर्स का, यानी कि z एक्सिस है, 3 डायमेंशन में यहां पर दिखा रहा हूं, z एक्सिस की तरफ आपका फोर्स का डायरेक्शन बन रहा है, यानी कि
यहां पर आपका डायरेक्शन बन रहा है, तो पिच कैसा बनेगा, ये नेचर का, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये इंक्रीजिंग दिख नहीं रहा है फिगर में, लेकिन इंक्रीजिंग नेचर का पिच बनेगा। किस प्लेन में बन रहा है देखो बच्चा, तो एक्स वाई प्लेन के बाहर, यानी कि अगर एक्स वाई प्लेन से बोर्ड है तो बोर्ड के बाहर ये बन रहा है आपका हेलिक्स। किस तरह का, इंक्रीजिंग पिच, यानी कि पिच का वैल्यू लगातार इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। तो बच्चा यहां मान लो वाई एक्सिस को टच किया, घूमा, फिर से यहां वाई एक्सिस को टच कर रहा है, फिर से वापस घूम करके गया, यहां से वापस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, फिर वापस वाई एक्सिस को यहां टच कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस को टच करता जा रहा है। आपसे पूछ रहा है बताइए वो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करे या बेसिकली टच करे, कितने टाइम में, nth टाइम, nth टाइम, यानी कि पहली बार क्रॉस किया, दूसरी बार क्रॉस किया, तीसरी बार क्रॉस किया, चौथी बार क्रॉस किया, ऐसे करके वो nth बार जब क्रॉस करेगा, nth टाइम जब क्रॉस करेगा, उस समय वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताइए। n के टर्म्स में आएगा नो डाउट। तो फिर से एक बार मन में एनालाइज करो कैसे निकालेंगे। क्या यूनिफॉर्म पिच है, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म पिच है। चलो तो बच्चा ध्यान से देखना, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है वाई एक्सिस में, तो QE/m लग रहा है, ये लग रहा है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल सही। हम लोग कितने टाइम की बात कर रहे हैं, nth टाइम की बात कर रहे हैं। nth टाइम का मतलब क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, तीसरा रेवोल्यूशन, चौथा रेवोल्यूशन करके nth रेवोल्यूशन करके जब पहुंचेगा, तब जब वाई एक्सिस को कट करेगा, उसका हमें बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। यानी कि अगर हम लोग टाइम की बात करें तो हम लोग किस टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं n t टाइम्स। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में जो टाइम पीरियड लग रहा है, कितना रेवोल्यूशन चाहिए, nth रेवोल्यूशन चाहिए, तब जाकर के वो वाई कोऑर्डिनेट पर पहुंचेगा एज द रिक्वायर्ड डाटा। तो बच्चा वो टाइम कितना लग रहा होगा, n टाइम्स ऑफ t, यानी कि कितने टाइम पर हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, n टाइम्स ऑफ 2πm/qb। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम, इतने टाइम पर हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब वाई कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर निकालने के लिए, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी अलोंग वाई कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कोऑर्डिनेट। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हैं सर, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, खत्म हो गया बच्चों। nth टाइम जब क्रॉस कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टाइम ले लिया, और टाइम कितना लगेगा, n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, दूसरे टाइम में एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। हमें क्या करना है, nth टाइम जब क्रॉस करेगा, यानी कि जब nth बार घूम करके वापस आएगा तब का, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, n टाइम्स ऑफ t। तो वाई कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा बच्चा, हाफ a का वैल्यू QE/m, और t का वैल्यू बच्चा n टाइम्स ऑफ 2πm/qb का होल स्क्वायर। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, yn। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, ये पहला बन गया, समझ में आया बात क्या कर रहे थे अपन लोग, nth टाइम क्रॉस करने वाली बात समझ में आई। एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड वेलोसिटी वेक्टर, फिर से एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान से, कब, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि हम लोग उसी टाइम पे y एक्सिस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल चाहते हैं, y एक्सिस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल चाहते हैं, क्या होगा एंगल। तो फिर से मन में, हमारी जो वेलोसिटी होगी बच्चा, वो x कोऑर्डिनेट में भी होगी, y कोऑर्डिनेट में भी होगी, और z कोऑर्डिनेट में भी होगी, तीनों कोऑर्डिनेट में होगी हमारी वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात, x y z। x कंपोनेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, x कंपोनेंट और z कंपोनेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैं कह सकता हूं vx का होल स्क्वायर प्लस vz का होल स्क्वायर का रूट ओवर इज v0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो बच्चा स्पीड चेंज करता नहीं है, हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन जरूर चेंज कर रहा है, तभी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बार बार चेंज करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नेट स्पीड जो है वो चेंज नहीं करने वाला है, तो वो कितने के बराबर होगा, v0। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क परफॉर्म नहीं करता।
अच्छा, ये y कंपोनेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि y कंपोनेंट तो चेंज कर रहा होगा। हाँ सर, y कंपोनेंट कितने के बराबर होगा? तो y कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे uy, vy इज इक्वल्स टू व्हाट? uy प्लस ay इनटू t। uy आपका 0 के बराबर है, तो vy कितने के बराबर होगा? qe बाय m इनटू कितने टाइम पर पता करना है भाई? उसी इंस्टेंट पर पता करना है, यानी कि टाइम का वैल्यू क्या है? n टाइम्स 2 पाई m बाई qb, यानी कि बच्चा q से q कैंसिल आउट कर गया, m से m कैंसिल आउट कर गया, vy का वैल्यू कितना आ गया? तो 2 पाई e n बाई b। दिस इज दी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। x कंपोनेंट और z कंपोनेंट मिला करके बच्चा कितने के बराबर है? v नॉट के बराबर है। बिल्कुल बात सही है। अब कैसे सोचना है? अब कैसे सोचना है? मुझे किसके बीच में एंगल चाहिए? वेलोसिटी वेक्टर और y एक्सिस के बीच में। वेलोसिटी वेक्टर और y एक्सिस के बीच में। ध्यान से देखना, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, नो डाउट। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस एक्सिस की तरफ है? y एक्सिस की तरफ है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। x वेक्टर और z कंपोनेंट, x कंपोनेंट और z कंपोनेंट का नेट रिजल्टेंट कितने के बराबर है? v नॉट के ही बराबर है, जो कि मेरा इनिशियल था। सिर्फ मेरा z कंपोनेंट चेंज करा। ध्यान से देखो, मुझे कैसे फाइंड करना है y एक्सिस और वेलोसिटी। सोच लीजिए कैसे करना है। सिंपल है, y कंपोनेंट y एक्सिस, और बच्चा इसके परपेंडिकुलर, y के ही परपेंडिकुलर होगा ना, x z प्लेन, x और z प्लेन की जो वेलोसिटी होगी वो तो y के परपेंडिकुलर होगी। ये कितने के बराबर है बच्चा? v नॉट के बराबर है। y कंपोनेंट हमें मिल गया, ये वाला एंगल हमें चाहिए अल्फा। y कंपोनेंट और नेट वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। अब बोलोगे सर ये v नॉट क्या चीज लिख दी है? तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रेक कर दिया। y कंपोनेंट को y एक्सिस की तरफ दिखा दिया, xz प्लेन की जो वेलोसिटी होगी वो तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना स्पीड होने वाला है? v नॉट स्पीड होने वाला है। ये मेरी नेट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये मेरा y एक्सिस का बीच का एंगल अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी से tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा किसके बराबर होगा? ये आपका हो जाएगा v नॉट बाई vy, यानी कि v नॉट बाई 2 पाई e n साथ में b। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स v नॉट b बाई 2 पाई e इनटू n। ठीक है, हो गया पूरा कैलकुलेशन समझ में आया? फिर से एक बार मन में रिकॉल करेंगे। बार बार इस क्वेश्चन को करवाने का एक ही रीजन है, बार बार ये बोलना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जिस कंपोनेंट को या फिर जिस तरफ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका नेट रिजल्टेंट स्पीड कभी चेंज करने वाला नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क परफॉर्म नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म कर रहा है, यानी कि स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड क्वेश्चन कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड में चेंज नहीं लाएगा। यहां पर दिख रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है? y को। तो xz प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होने वाला है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड z कंपोनेंट और x कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट स्पीड होगा v नॉट उसको चेंज नहीं करेगा, x कंपोनेंट का स्पीड लगातार चेंज कर रहा है, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर। नोट डाउन कर लो यहां तक जल्दी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास कोई x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीन एक्सिस प्रोवाइडेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर y एक्सिस की तरफ है। मन में तुरंत हेलिकल पाथ बनेगा, इंक्रीजिंग पिच का बनेगा। किस एक्सिस की तरफ सर्कुलर मोशन होगा? तो सर्कुलर मोशन होगा v क्रॉस b नेगेटिव z एक्सिस की तरफ, यानी कि हेलिक्स इस प्लेन के पीछे बनेगा, हेलिक्स इस प्लेन के पीछे बनेगा और इंक्रीजिंग पिच का होगा, ठीक है। पिच का वैल्यू बढ़ता जाएगा। किधर बनेगा? तो एक्स वाई प्लेन के पीछे बनेगा। कैसे पता सर? कुछ नहीं, फोर्स का डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के लिए प्रोवाइड करो, v क्रॉस b डायरेक्शन पीछे, यानी कि सर्कुलर पाथ प्लेन के पीछे बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे मूव करवाने का कंपोनेंट वेलोसिटी जनरेट करेगा, तो ये आगे की तरफ इंक्रीजिंग पिच में बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा इस बार नया है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बिकम 2v नॉट आफ्टर टाइम। The speed of particle will become 2v नॉट। अभी v नॉट स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट किया, 2v नॉट स्पीड क्यों होगा? सोचो मन में, क्यों होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क परफॉर्म नहीं करता। हाँ बिल्कुल, कौन परफॉर्म कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा? x डायरेक्शन का वेलोसिटी को जनरेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहा होगा या किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहा होगा? अगर अपन लिखे वेलोसिटी वेक्टर को vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है? x कंपोनेंट को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल कर रहा है और ये क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, यानी कि मैं लिख सकता हूं रूट ओवर ऑफ vy का होल स्क्वायर प्लस vz का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? v नॉट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर्कुलर मोशन बनवाना चाह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड में कोई चेंज नहीं लाएगा। किस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है? y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। 3 डायमेंशन मोशन है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सोचना पड़ेगा। x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस किस तरह से चेंज करेगा? ux प्लस ax इंटू t। तो vx का वैल्यू हो जाएगा ax इंटू टी एंड vx का वैल्यू हो जाएगा qe बाई m इंटू टी। क्लियर? ये दो चीजें हम लोग लगातार 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब फंडा क्या कहता है कि स्पीड कितना हो जाना चाहिए बच्चा? 2v नॉट। स्पीड हो जाना चाहिए 2v नॉट। एक बार पॉज करो, सोचो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं समझाता हूं। स्पीड जो है बच्चा वो कैसे लिखते हैं? स्पीड लिखते हैं रूट ओवर ऑफ x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का होल स्क्वायर। x कंपोनेंट का होल स्क्वायर चेंज करते जा रहा है, लेकिन y कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चा? इट विल बी इक्वल्स टू v नॉट का होल स्क्वायर। काम खत्म। अब तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। vx कितने के बराबर आएगा? तो vx आपका आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आपका आ गया 3v नॉट का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि √3v नॉट। x कंपोनेंट का स्पीड मुझे मिल गया। कितने टाइम पर बात कर रहा है? जब स्पीड 2v नॉट हो जाए। स्पीड 2v नॉट कब होगा? जब x कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा? √3v नॉट। x कंपोनेंट ऑफ स्पीड कितने टाइम पर निकाल सकते हैं? तो लिख सकते हैं √3v नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? qe बाई m इंटू व्हाट? t। तो t का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितने के बराबर आ गया? √3v नॉट m बाई qe। थिंक टॉइस, जल्दी से सोचो, क्या ये सही है? समझ में आया? पहले क्या करना है? अगर हेलिकल पाथ है, सर्कुलर मोशन अलग से सोचेंगे, लीनियर मोशन अलग से सोचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इन हर तरह के क्वेश्चंस में देखो एक चीज कॉमन आप देख रहे होगे कि मैं बार बार क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में पैरेलल रखा है। ध्यान देना, हर बार हर क्वेश्चन में जितना भी अभी तक मैंने काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में पैरेलल रखा है। जनरली आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे वो भी ऐसा ही होगा। हाँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, एनालिसिस थोड़ा टफ है। इसको हम लोग इस टॉपिक के सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ग्रूम अप हो जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम लोग उसको थोड़ा एंड पार्ट के लिए छोड़ते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जनरली मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं या सेट ऑफ पैटर्न्स ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा देरी के बाद। अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिस, जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आप हाथ साफ कर सकते। ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें सर्कुलर नहीं बल्कि साइक्लोइडल पाथ बनता है, हेलिकल नहीं साइक्लोइडल पाथ बनेगा। और इसका पूरा एनालिसिस हम लोग को डिस्कस करना है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसीलिए यहां तक नोट कर लो। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। मैंने अभी तुरंत बताया हम लोग इसके पूरे पैटर्न को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पाथ होगा साइक्लोइडल, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा। जनरल क्वेश्चन कहता है कि एक पार्टिकल है चार्ज q मास m का, इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन 0,2,0, यानी कि मान ली मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
और मेरा पार्टिकल को मैंने वाई कोऑर्डिनेट से रिलीज किया, 0, 2, 0 से। एक चार्ज पार्टिकल था Q और M का। कैसे रिलीज किया बच्चा? रेस्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है एक्स एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बोलता है जेड एक्सिस की तरफ है। अब खुद से सोच, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ाना चाहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बच्चा? ध्यान से देखना, सिर्फ एनालिसिस बच्चा, पूरा का पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि कैसा पाथ बनेगा, एक एनालिसिस खाली ले रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मान ले मैं तेरे से एक नॉर्मल सवाल पहले यहां पर पूछता हूं। मान लीजिए बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां से रेस्ट पर छोड़ा है, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर छोड़ा है। सोच के बताओ तो इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? जनरल इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? इस पार्टिकल का पाथ होगा या फिर इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों? रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट पर भी फोर्स लगा सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाना चाहेगा। अब ये वेलोसिटी अभी भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। भले वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, बट वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा? 0। सिर्फ कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अपने डायरेक्शन में उसकी स्पीड को इंक्रीज करता जाएगा। अगर इसमें आपसे पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सिर्फ क्या होगा? QE/m into t I क्या? मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो y कंपोनेंट में भी कोई स्पीड नहीं आएगा, z कंपोनेंट में भी कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं जाएगा, पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखते ही तुरंत हेलिकल बनेगा इंक्रीजिंग पिच का, नहीं, सोच समझ के आराम से। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से मैंने छोड़ा है तो स्पीड तो बढ़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा या कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, और फोर्स नहीं लगाएगा इसका मतलब पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल को मैंने रेस्ट से छोड़ा, तो फिर से क्या आंसर स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो एक बार इसको एनालाइज करो तो कैसा होगा। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट किया या फोर्स प्रोवाइड किया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करेगा। लेट्स से वेलोसिटी एक्वायर, तो इसका कर्व किधर की तरफ टर्न करना चाहिए? ये पार्टिकल किधर की तरफ टर्न करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी लगने वाला है। तो ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन हो गया v का, ऐसे देखो ये डायरेक्शन हो गया v का। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो ये z एक्सिस पे दिखाया है, z एक्सिस का मतलब क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो v क्रॉस b फोर्स लगा इधर, v क्रॉस b फोर्स लगा नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फोर्स का, ये डायरेक्शन हो गया बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये कैलकुलेशन पुराने वाले कैलकुलेशन से थोड़ा अलग है। रीजन क्या है? ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्रीज करता जा रहा है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्रीज करता जा रहा है, तो क्या मेरा जो सर्कल बनेगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा सर्कल बनेगा? नहीं, ये कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो मान लो, लेकिन अभी मुझे पता चला कि इस फोर्स के कारण क्या करेगा? पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा और मान लो कहीं ना कहीं जा रहा है। कैसा पाथ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टिकल कहीं ना कहीं जा रहा है। और कहां पर आपसे पूछ रहा है? यहां पर आपसे कहना चाह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू है लेट्स से x, 1, 0। फिर से क्या पाथ हेलिकल होगा? नहीं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये फोर्स है, और ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करता जा रहा होगा, तो पाथ हेलिकल वैसा नहीं बनने वाला। कैसा पाथ बनेगा? साइक्लोइडल पाथ बनेगा। कैसे इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मान ले पार्टिकल पहुंच गया x, 1, 0 पर, और यहां पर कहना चाह रहा है तेरे से कि पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है। पार्टिकल का स्पीड कितना है?
यहाँ पर -12j कैप होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड कितना है, तो ये डायरेक्शन में हो गया लेट्स से 5i कैप और ये कंपोनेंट हो गया आपका 12j कैप, ठीक है। 5i कैप 12j कैप, 5i कैप 12j कैप। क्लियर है ये बात? फिर से एक बार समझो चीजों को। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नीचे के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना चाहेगा, वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5i कैप और 12j कैप। 12j कैप नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर -12j कैप, ठीक है। तो बच्चा अगर मैं आपसे तरह से पूछूं कि व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड कितने के बराबर होगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 169 का रूट होगा, ठीक है, यानी कि 13। ठीक है, नेक्स्ट अब तेरे से पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, कैसे बताएंगे एक्स कोऑर्डिनेट। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर मैंने तो कोई क्वेश्चन को स्टडी नहीं किया, ना ही मैंने पाथ आप लोग को समझाया है, लेकिन एक लॉजिक जरूर समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, यानी कि इसकी वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी बढ़ा, कहां से कहां पर बढ़ा बच्चा, तो 0 से लेकर के ये स्पीड हो गया 13 का स्पीड हो गया, 0 से लेकर के 13 का स्पीड हो गया। तो सोच के देखो मन में, जस्ट रिकॉल इट कि मैग्नेटिक फील्ड तो कभी स्पीड को बढ़ा नहीं सकता, कौन बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा होगा, यानी कि वर्क इज परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो Q इंटू ई, कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स है ना बच्चा, Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कांस्टेंट नेचर का फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, उसके डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ इसी से मतलब है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, QE इंटू एक्स, QE इंटू एक्स, दिस इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, यही दोनों का वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका वर्क डन तो बच्चा 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो गया QE इंटू एक्स। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो बच्चा x का वैल्यू क्या आ गया, हाफ m इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, इट इज 169 बाय QE, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में क्या मुझे पाथ जानने की जरूरत ही नहीं, पाथ जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट समझना था। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो हेलिकल पाथ नहीं बनेगा, साइक्लोइडल पाथ बनेगा, डिस्कस करेंगे अपन लोग इस चीज को। फिर भी एक छोटा सा एनालिसिस, V क्रॉस B, फोर्स लगा नीचे के डायरेक्शन में, ये बच्चा पाथ बनेगा कुछ इस नेचर का, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किस नेचर का होगा क्योंकि अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन पार्टिकल यहां तक पहुंचा, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 1, 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x, 1, 0, तो यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी कि पार्टिकल का स्पीड निकाल लिए। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करेगा, यानी कि जो भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही काइनेटिक एनर्जी के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अच्छा x का वैल्यू क्या आया, ठीक है। यहां तक हम लोग इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर एंटर करने वाले हैं, जिसमें कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, यानी कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक पहले एक बार समझो चीजों को, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करके एक बार एनालाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। नोट डाउन करो। हम लोग केस 4 पर आ गए हैं, जहां पर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, बट पैटर्न को पहले एनालाइज करना है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन वही नॉर्मल टाइप का है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक चार्ज पार्टिकल है Q मास m का, जिसको वेलोसिटी v0 प्रोवाइडेड है इन दी पॉजिटिव x डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा, तो माइनस v0 x k, क्या देखो x के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और किधर है, बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में, ठीक है, अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड।
अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, अगर बच्चा मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, सोच के देखो तो क्या होता, जैसे मैं v वेलोसिटी देता पार्टिकल को, पार्टिकल एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता और यहां से बाहर निकल जाता, और लेट से पूरे रीजन में होता तो एक सर्कल पार्ट कंप्लीट करता। तो बच्चा ये होता मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता यहाँ पर, वापस इस पॉइंट पर आकर के पहुंचता, और अगर इस रीजन में भी रहता मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता। तो ये मेरा जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होता ये कितने के बराबर होता, आर के बराबर। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेट हो जाता mv by qb। ठीक है, ये होता एक्स मैक्सिमम का। कब, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता। अब क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है मतलब हर जगह पे फोर्स जरूर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, लेकिन मेरा फोर्स का वैल्यू हर बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर सर्कुलर रीजन वाला पाथ नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लो अभी भी फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चा फोर्स का डायरेक्शन तो यहां पर वापस आप बोलोगे इसी डायरेक्शन में, किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर से, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल भी है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता। बट ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा था पहले ड्यू टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब मेरा सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा। ठीक है, हर इंस्टेंट पर मेरा फोर्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक्स मैक्सिमम क्या होगा पार्टिकल का, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का। तो यहीं से मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट का फंडामेंटल पॉइंट क्या है। जब पार्टिकल मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा, मान ले मैंने इसे v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, तो जब ये मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा तब जो वेलोसिटी होगी बच्चा वो किस डायरेक्शन में चली जाएगी, वाई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0। स्पीड में तो कोई चेंज आना नहीं है मेरे को, तो जब मैं पार्टिकल को v0 स्पीड से फेंकूंगा और वो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर पहुंचेगा तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और सारे का सारा जो वेलोसिटी है वो किस कंपोनेंट में होगा, वाई कंपोनेंट में होगा। बिल्कुल वैसा ही यहां पर बात है, यहां पर मान लो कोई कर्व पाथ बनने वाला है, कैसा कर्व पाथ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं। तो यहां पर जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। किसी भी रैंडम इंस्टेंट पर, किसी भी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फिर से स्पीड कितना होगा बच्चा, v0 ही होगा, उसका एक x कंपोनेंट भी होगा और दूसरा एक y कंपोनेंट भी होगा। तो मान लो x एक्सिस से कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, x एक्सिस से कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर बच्चा एक कंपोनेंट होगा v0 cos थीटा, दूसरा चला जाएगा v0 sin। यहां पर बताने वाली बात क्या थी कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या है, x में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जब x में मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट रीच कर जाएगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी उसे x में आगे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब आगे अगर वो और मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तक पहुंच चुका है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, 0, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो सारी की सारी स्पीड है, बोलेगा सर y डायरेक्शन में फिर कितना स्पीड होगा, तो v0 के बराबर होगा। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है कि स्पीड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। यहां पर मैंने एक आर्बिट्री केस लिख के दिखा दिया कि v0 cos थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चा, x कंपोनेंट होगा, v0 sin थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा, vy कंपोनेंट होगा, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट द नेट स्पीड विल बी इक्वल्स टू v0। अब इसे हमें अप्रोच करना है। मुझे ये चीज पता है कि वेरिएबल फोर्स लग रहा होगा, वेरिएबल फोर्स क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेरिएबल है। ठीक है, इसको आप सोचो किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, इस रीजन को मिटाते हैं। अगर यूनिफॉर्म होता तो सर्कुलर पाथ बनता, नॉन यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर पाथ एग्जैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्स मेरा लगातार चेंज कर रहा होगा। अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, वेक्टर तरीके से एनालाइज करते हैं। मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B,
फोर्स का फॉर्मूला है Q V क्रॉस B, ठीक है। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल जो डायग्राम मैंने बनाया है, और दूसरा वेक्टर तरीके से भी देख सकते हैं। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, Q किसी भी इंस्टेंट पर, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगा Vx आई क्या प्लस Vy J क्या क्रॉस B, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में ब्रेक करेगा क्रॉस B, तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं यहां पर Q। देखो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रॉपर्ली लिख देते हैं, इट इज इक्वल्स टू B नॉट x माइनस k क्या, ठीक है, B नॉट x माइनस k क्या, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोगों को याद ना हो तो I कैप J कैप K कैप, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि I क्रॉस J K बनता है, J क्रॉस K I बनता है, K क्रॉस I J बनता है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे J क्रॉस I माइनस K, K क्रॉस J माइनस I, इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर। अब यहां पर देखते हैं, मुझे I क्रॉस K करना है, ठीक है, माइनस को भी साइड रखते हैं, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K क्या होगा बच्चा, माइनस J, तो क्या बन जाएगा माइनस J और साथ में यहां का माइनस, ठीक है, बन गया J क्या प्लस J क्रॉस K, पहले खाली J और K को देखो, तो J क्रॉस K क्या बनता है I, J क्रॉस K क्या बनता है I, साथ में एक माइनस साइन है, तो क्या बन जाएगा Q V y B नॉट x माइनस I। अब इसी को यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, x कंपोनेंट की वेलोसिटी के कारण फोर्स किधर लग रहा है बच्चा, तो v क्रॉस b ऊपर की डायरेक्शन है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण फोर्स किधर लग रहा है बच्चा, v और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b माइनस I क्या, यहां से भी डायरेक्टली लिख सकते थे, नॉर्मल तरीके से भी डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वेक्टर तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका, तो ये भी हमें थोड़ा सा आना चाहिए। तो बच्चा फोर्स को मैं प्रॉपर्ली क्या लिख रहा हूं, Fx I क्या प्लस Fy J is equals to what, Q V y B नॉट x माइनस I क्या प्लस Q V x B नॉट x J। मुझे फोर्स अलोंग x एक्सिस का वैल्यू मिल गया, फोर्स अलोंग y एक्सिस का वैल्यू मिल गया। व्हाट इज द फोर्स अलोंग x एक्सिस, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, व्हाट इज द फोर्स अलोंग x एक्सिस, Q V y B naught into x. What is the force along y axis? Magnitude Q V x B naught into x. ध्यान से देखो, दिक्कत यहां पर क्या है कि फोर्स along y axis x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स along x axis y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया अपन का, ये इक्वेशन 2 हो गया। Fy को क्या लिख सकते हैं, m dvy upon dt, rate of change of velocity along y axis, q vx into b naught x। ये इक्वेशन तो सही है यहां तक। प्रॉब्लम क्या है सर, इस क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एक ही साथ एक इक्वेशन में आ रहा है, तो थोड़ा सा चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, m into dvy अपॉन dx इंटू dx बाई dt। ध्यान रखो ये स्टेप को अपने आप को समझ के चलना है। इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, q vx इंटू b नॉट इंटू x लिख सकते हैं। दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि सर वेलोसिटी अलोंग y है, वेलोसिटी अलोंग x है, कैसे एक ही वेरिएबल में या फिर एक ही इक्वेशन में दो से ज्यादा वेरिएबल है, सॉल्व कैसे करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट इज dx बाई dt, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कैंसिल आउट कर दिया। इसको फर्दर आगे देखते हैं, क्या लिख सकते हैं, m dvy इज इक्वल्स टू q b नॉट x इंटू dx। अब लिमिट की बात करते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन पुट करते हैं। जब x का वैल्यू 0 था, जब x का वैल्यू 0 था, व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, 0। जब x का वैल्यू x मैक्सिमम होगा तब व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, v नॉट। ध्यान से देखो, अब सर यही काम बोलेगे सर y में कर सकते हैं, बिल्कुल यही काम इसके साथ भी कर सकते थे। इसमें लिमिट किस में जाता, x में जाता। जब x का वैल्यू 0 था तो व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, v नॉट।
और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जब x का वैल्यू 0 था तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस v नॉट, और जब x का वैल्यू x मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा 0। ठीक है सर, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज fx, और इसमें जब रिलेशन लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा m इंटू माइनस dvx बाई dt। माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अपन का टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो जब इसको रिप्लेस करेंगे बच्चा vx को, तो क्या लिखना पड़ेगा m इंटू माइनस dvx बाई dt। याद रखना m इंटू माइनस dvx अपॉन dt। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, तो m इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आया, क्यू बी नॉट एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर बाई 2, या फिर x मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2mv नॉट बाई qb नॉट का रूट ओवर। दिस इज द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। फिर से यहां पर समझो इस चीज को, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन बन रहा होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेरिएबल है तो हर जगह पे फोर्स क्या लग रहा है, वेरिएबल लग रहा है। ध्यान से देखो V नॉट के फोर्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो थोड़ा सा डाटा को मिटाता हूं यहां पर, फोर्स किधर लग रहा होगा, तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा, नो डाउट। लेकिन इस फोर्स का वैल्यू क्या कर गया होगा, चेंज कर गया होगा। फोर्स का वैल्यू चेंज किया मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कर गया, चेंज कर गया। रेडियस चेंज कर रहा होगा, हर इंस्टेंट पर जो रेडियस है वो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, क्योंकि यही फोर्स तो प्रोवाइड करता था mv स्क्वायर बाय r। अब फोर्स क्योंकि वेरिएबल है तो बच्चा r का वैल्यू भी वेरिएबल होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि v तो कांस्टेंट आने वाला है, स्पीड तो कांस्टेंट है सिस्टम का, r मेरा लगातार चेंज कर रहा होगा, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बनने वाला। तो मुझे पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है तो यहां पर ये चीजें अभी भी कॉमन है। अगर फोर्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0, स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, नहीं। बस क्या है कि अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बन रहा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, बिल्कुल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। अगर फोर्स को हम लोग लिखना चाहते हैं तो फोर्स को कैसे लिख सकते थे, एक कंपोनेंट जाता बच्चा फोर्स का अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट जाता बच्चा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये फोर्स को हम लोग ब्रेक कर सकते थे। मान लो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाता, तो ये बनता एफ कॉस थीटा और ये बनता एफ साइन। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इसको कह सकते हैं फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। वही काम को मैंने क्या किया, यहाँ पर वेक्टर के तरीके से दिखाया है कि वेक्टर का इक्वेशन है तो जनरली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा लेकिन होमवर्क में रहेगा। मैंने क्या किया, वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या लिख दिया मैंने, तो वेलोसिटी बच्चा मुझे पता है एक्स और वाई कंपोनेंट में ही जाएगा, तो vx i कैप प्लस vy j कैप लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को प्लेस कर दिया और क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल दिया। ये कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो मैंने fx को यहां पर प्लेस कर दिया, fx का वैल्यू मुझे मिल गया, fy का वैल्यू मिल गया। सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक ही इक्वेशन में ज्यादा वेरिएबल आ गए, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया और x एक वेरिएबल आ गया। अब यार इंटीग्रेशन अगर करना चाहेंगे तो तीन तीन वेरिएबल के साथ तो नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन के लिए दिमाग क्या लगाया, इसको मैंने चेन रूल से यूज किया, dvy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt यूज कर दिया। dx अपॉन dt यानी कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कैंसिल आउट कर गया। इसके बाद फर्दर हम लोगों ने सॉल्व करके x मैक्सिमम का वैल्यू निकाला। ठीक है, यहां तक बच्चा नोट कर लो, यहां तक पूरा नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब जनरल इस पैटर्न में एक दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। मान लीजिए बच्चा मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, कोई करंट कैरिंग वायर, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q और मास m का, किसी इनिशियल डिस्टेंस a पर है, किसी इनिशियल डिस्टेंस a पर है और मैंने इसे वेलोसिटी दी है लेट्स से v नॉट। सेम टाइप का प्रॉब्लम, क्या करना है, तो इस पर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा,
सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अगर करंट इधर है बच्चा तो या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ होगा, तो आईडीएल क्रॉस आर, अंदर के डायरेक्शन में। देखो सर्कुलर लूप बनने वाला है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, पार्ट इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स माइनस के का। लेट से बच्चा इसको मैं एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं, ऊपर वाले को वाई एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं, अंदर जेड एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स। एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, किसी भी ए डिस्टेंस से मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी v नॉट। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वायर। फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वायर। कितना मैक्सिमम सेपरेशन जाएगा, बेसिकली मुझे एक्स मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब बेसिकली यहां पर है मुझे एक्स मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है। क्या होगा बच्चा, फिर से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। कहीं ना कहीं कि बच्चा क्या होगा, एक्स मैक्सिमम लाई कर रहा होगा। मैक्सिमम सेपरेशन, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। समझ में आ रही है बात, वैसा वाला टाइप का सवाल है। जब ये मैक्सिमम सेपरेशन पर होगा तब वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। स्पीड में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होता है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। नॉर्मल एकदम जो क्वेश्चन आपको समझाया है वही वाला सवाल है। एक करंट कैरिंग वायर है, एक पार्टिकल को ए डिस्टेंस पर प्लेस किया था। क्वेश्चन समझो, जैसे ही पार्टिकल को v वेलोसिटी दिए एक्स डायरेक्शन में, क्या होगा, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द वायर, या चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द वायर। आपको एक्स मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फर्क क्या है, अभी जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे वो कितने के बराबर था, बी नॉट एक्स माइनस के क्या था, और अब जो है वो एक्स डिनोमिनेटर में है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स माइनस के का। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक्सपोनेंशियल के टर्म में इसका आंसर जाएगा, एक्सपोनेंशियल के टर्म में इसका आंसर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन से दिख रहा है कि लॉन के टर्म्स में आगे जाकर के सॉल्व होगा। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करके ट्राई करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। तो आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन भी आता है, एक एग्जांपल हम लोगों ने किया, वो नॉर्मल क्वेश्चन था बेसिक कंसेप्ट पर। और एक हो गया कि पूरा पाथ को एनालाइज करना, साइक्लोइडल पाथ बनता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। इसको यहां तक नोट करो बच्चा, ठीक है, और इसको सॉल्व करो।